युद्ध जब चलते हैं तो प्रेसिडेंट से लेकर आर्मी से लेकर सारी चीज़ों का एक नया वॉरफेयर होता है जिसको हम आर्मी में कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपोगंडा वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम दुश्मन को वो खबर देते हैं जो उसके डिस्करेजिंग हो और हमारे लिए एडवांटेज हो। प्रोपोगंडा वॉरफेयर वो होती है जो ना केवल दुश्मन को कमजोर करे बट इवन पूरी दुनिया को एक नई तरह की चीज दिखाए, नया बताए, जिसमें कि आप अपने आप को जस्टिफाई करते हैं और दुश्मन को नेग्लिफाई करते हैं और दुनिया को अपने साथ लेना चाहते हैं। ट्रंप इस समय जो भी कुछ बोल रहे हैं, मेरे आकलन के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा का वॉरफेयर है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अपने आप को बढ़ चढ़कर बता रहा है, ईरान को कमजोर बता रहा है। आकलन की बात है, जो दिखता है वो बिकता है। सबको मालूम है कि यस, ईरान यूएस के सामने कमजोर है, बट उसकी कमजोरी में जिस ताकत से वो खड़ा है वो भी दुनिया को दिखता है। सर, क्या ऐसा मुमकिन है कि ट्रंप जानबूझकर बड़े दावे कर रहे हैं? जब भी किसी तरह का युद्ध होता है और स्पेशली यूएसए और ट्रंप, हमेशा से इनकी रणनीति रही है कि चीजों को बढ़ चढ़कर बताया जाए, चाहे वो थ्रेट के तौर पर हो, चाहे वो अटैक के तौर पर हो, चाहे डैमेजेस के तौर पर हो। बढ़ चढ़ के बताया गया था कि इराक में एनबीसी, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं मिले। लीबिया में भी इन्होंने ऐसे ही किया था। अफगानिस्तान का भी कुछ कहानी इसी तरह की है। वियतनाम ऑक्यूपेशन ले लीजिए, इराक का ऑपरेशन ले लीजिए, सब में चीजों को बढ़ चढ़ कर बढ़ाया गया। और अब हम ये देख रहे हैं कि जब लड़ाई हो रही होती है तो उसमें हर बार यूएसए और ट्रंप बढ़ चढ़कर ये बता रहे हैं कि ईरान पर कितना डैमेज हुआ। वो कभी ये नहीं बता रहे कि उनके अपने ऊपर कितना डैमेज हुआ, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज धराशायी हुई या विक्टोरियस हुई। सो अपने आप में ट्रंप, लोगों का कहना जरूर है कि झूठ बोलते हैं या वो उन्हें खुद याद नहीं रहता कि वो कैसा बोल रहे हैं। बट मैं आपको जिम्मेदारी से कहूंगा, यूएस के प्रेसिडेंट जब कुछ बोलता है, कोई सपना भी लेता है, तो उसके पीछे यूएसए का फीडबैक है, यूएसए की इंटेलिजेंस है, यूएसए की सीआईए है। हर चीज के आगे एक फॉग ऑफ इंफॉर्मेशन बनाकर रखना उस देश की फितरत रही है और आई थिंक ट्रंप उसमें माहिर है। क्या ट्रंप का असर भविष्य में अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी रहेगा? ट्रंप जिस तरीके से अपने देश में प्रेसिडेंटशिप निभा रहे हैं, ये एक तरीके से बेंचमार्क रहेगा कि कोई प्रेसिडेंट अपने देश को कितना गिरा सकता है, कितनी दादागिरी कर सकता है, कितना गलत तरीके का व्यवहार कर सकता है और अपने देश को किस तरीके से एक के बाद एक युद्ध में धकेल सकता है। ट्रंप की अपनी आवाम ट्रंप के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, उसकी पॉलिसीज के फेवर में नहीं है, उनकी अपनी कांग्रेस और सेनेट फेवर में नहीं है। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, कोई ले लीजिए, वो सभी फेवर। वो बोले या ना बोले वो एक सेकेंडरी पार्ट है। दबे शब्दों में बोल सकते हैं, खुले शब्दों में बोल सकते हैं, एज अ ऑपोजिशन और एज अ रूलिंग पार्टी। बट यस, ये बात जरूर है, ट्रंप ने अपने देश की इमेज को धक्का पहुंचाया है, एक नीचे के स्तर की तरफ धकेला है। और वहां हम पाते हैं कि न केवल यूएसए की इमेज डाउन होगी, ट्रंप को देखा जाएगा, इट इज समथिंग लाइक रशिया के गोर्बाचोव को देखा जाता है एज के उसने रशिया को तोड़ा था। मुझे लगता है इसी तरह ट्रंप को याद किया जाएगा कि किस तरीके से उसने दुनिया में लड़ाइयां लाई थी, अपने देश को उस लड़ाइयों में धकेला था और दुनिया के लिए एक बर्बादी करी थी। ट्रंप अब भी घरेलू राजनीति में मजबूत हैं, लेकिन क्या हालात बदल सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट होते हुए उनकी जो पॉलिसीज हैं उसका बहुत विरोध नहीं हो रहा। बट ये यूएसए का कैरेक्टर रहा है कि चाहे वो अपने प्रेसिडेंट को शायद उतना पसंद करें, उसकी पॉलिसीज को, या ना करें, बट वो साथ खड़े होते हैं। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक इसराइल में कि अगर दूसरे देशों के खिलाफ नेतन्याहू कितना भी कुछ सही या गलत करें, देश उनके साथ खड़ा होता है। पॉलिटिकली चाहे उनकी अपनी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में है। मुझे लगता है कि एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, उनको अपने घर का जो ये सपोर्ट मिल रहा है, ये यूएसए की अपनी इमेज बचाने के लिए आवाम, सरकार और ऑपोजिशन जनरली साथ चलती है। बट इसको वो गलत आंक रहे हैं
कि ये उन्हें अलाउ करता है कि वो और ज़्यादा गलतियां करें या एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ट्रंप के साथ उसकी कंट्री और उसकी आवाम सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि उसे दिखता है कि पेट्रो डॉलर्स का मामला है पूरी दुनिया में, एनर्जी का मामला है, दबदबा चाहिए उन्हें यूएसए का, और यूएसए यूनिपोलर रहना चाहिए। वहां पर मैं जरूर मानता हूं कि यूएसए ट्रंप के साथ खड़ा पाया जाता है। सर, एक डिफेंस एक्सपर्ट राइटर डिएगो गार्सिया तक हमले का क्या मतलब है? ईरान ने लेटेस्ट लड़ाई को बढ़ा दिया है। डीगो गार्सिया, जो अदरवाइज आकलन किया जा रहा था यूएस द्वारा कि 4000 किलोमीटर पर ईरान के पास कोई मिसाइल नहीं है और वो नहीं मार पाएगा, आज हम देख रहे हैं कि यस, एक नहीं दो मिसाइल उस दिशा में गई हैं। मिसाइल कौन सी है वो जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ी बात यह है कि मिसाइल अगर भेजी गई है, फायर करी गई है, दैट मीन्स वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। वो टारगेट तक पहुंचती नहीं पहुंचती, मुझे लगता है ईरान का सबसे बड़ा सक्सेस इस बात में है कि वो डीगो गार्सिया को एम कर रहा है, जो कि एक स्ट्रेटेजिक बेस है यूके का, क्योंकि यूके ने अभी तक यूएस को सिर्फ बेस इस्तेमाल करने के लिए दिया है, डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए, एग्रेसिव नहीं। अब ईरान जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को ऑलरेडी मिला चुका है इस लड़ाई में, साइप्रस जैसी जगह तक भी वो अटैक कर चुका है, अब डिपेंड करेगा कि क्या यूके इस लड़ाई में अंदर आएगा, और अगर यूके और फ्रांस जैसे कंट्रीज आएंगे इसके अंदर, तो क्या इस लड़ाई का स्वरूप बढ़ेगा, क्या पूरी दुनिया इसके अंदर आएगी या नहीं। बट डेफिनेटली ईरान का एम यूएस के उस यूके के उस बेस को उड़ाने का है, जो स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स B-2 जिन्होंने ईरान के ऊपर स्ट्राइक करी है, एक सिग्निफाई करता है कि हम इसको भी टारगेट कर रहे हैं। इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक कि अब्राहम लिंकन को अगर आप एम करते हैं, फायर करते हैं, आपकी सक्सेस उसी में है। आप दुनिया को दिखा पाते हो, यूएस को डिमोरलाइज कर पाते हो कि आपके स्ट्रेटेजिक असेट्स हमारी नजर में हैं और हम इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। क्या ईरानी मिसाइल शक्ति को कम आंका गया है? मुझे नहीं लगता कि मिसाइल शक्ति को कम आंका गया होगा, क्योंकि एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट मैं ये जिम्मेदारी लेकर कह सकता हूं कि कोई भी अपने दुश्मन देश को कम नहीं आंकता, हम हमेशा ज्यादा आंकते हैं, सो दैट वर्स्ट केस सिनेरियो जिसको हम बोलते हैं। ये बात जग जाहिर थी कि यूएसए ने पब्लिश भी किए थे कि 3 से 5 हजार मिसाइल, 70 से 80 हजार से ज्यादा ड्रोन्स, तो ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि नहीं पता थी, बट ये सारी इंफॉर्मेशन में भी जनवरी 2025 की थी। उसके बाद के आगे की एडिशन शायद आप और मैं कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बट एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट आई विल से कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री को कम नहीं आंकता, लेकिन यस, कम आंका गया कि जिस तरीके से अटैक हुआ, जिस तरीके से खमैनी को गिराया गया, जिस तरीके से यूएस को लगा कि अपहीवल आ जाएगा, एक अपराइजिंग आ जाएगी अवाम द्वारा, आईआरजीसी डिसबैंड हो जाएगा, ये सारी चीजें नहीं हुई। वो जो मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स के जो डिपोज थे, उनको इन्होंने सोचा था कि हम स्ट्राइक कर पाएंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि ईरान ने भी उसके लिए तैयारी करी थी। जमीन में नीचे हंड्रेड्स ऑफ फीट उन्होंने अपनी ये बंकर्स बना रखे हैं, बेसिस बना रखे हैं, मैं तो कहूंगा सिटी बना रखी है, और उसको डिस्पर्स तरीके से रखा हुआ है। इसलिए हम पाते हैं कि अगर 10 जगह यूएस स्ट्राइक कर पाता है तो 20 जगह ईरान बच जाता है और वहां से वो पलटवार कर पाता है। डेफिनेटली ओवरऑल गेम में यूएस मिसकैलकुलेट जरूर कर रहा है कि उसका सोच कि मिसाइल्स और ड्रोन वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, और इसके बावजूद ईरान उन्हीं ड्रोन्स और मिसाइल्स को कंटिन्यूअसली फायर कर रहा है, अपग्रेडेड वर्जन्स को फायर कर रहा है, अपग्रेडेड वेरिएंट्स को फायर कर रहा है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर, मुझे लगता है अभी भी उसमें काफी दम बचा है। डिएगो गार्सिया क्यों इतना अहम? डिएगो गार्सिया यूएस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यूके और यूएस का जॉइंट बेस है। B-2 बॉम्बर्स वहां रहते हैं, F-15 जो जहाज है वो रहता है वहां पर, एक उनके पास स्पेस वॉर का मॉनिटरिंग स्टेशन है। अपने आप में इंडियन ओशन के अंदर वो टोटल डोमिनेशन कर सकता है। एक सेरेमोनियल भी चीज है कि यस, अगर स्ट्रैटेजिक बेस है और उस पर अगर अटैक किया जा रहा है तो सीधे सीधे B-2 बॉम्बर्स पर अटैक किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि यूएस पर अटैक किया जा रहा है।
बेसिस पर अटैक करने का मतलब यही निकाला जा सकता है। डीगो गार्सिया एक स्ट्रेटजी की नहीं, मुझे लगता है एक सेफ जगह थी, एक बेस था यूएस और यूके का, जिसे वो सेफ समझते थे, और ईरान ने प्रूव कर दिया कि वो शायद वहां पर भी स्ट्राइक करने की इच्छा शक्ति और काबिलियत रखता है।